और आपके लिए भी कि आज हमारे बीच में आपका एक बहुत पुराना कॉलेज है आपके शहर का, एविएशन पीजी कॉलेज उन्नाव में। वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सर ने शिक्षा और एजुकेशन, ये शिक्षा कहें या एजुकेशन कहें, और समाज के फील्ड में भी बहुत काम किया है। समाज में बहुत सबका काम है और सोशलॉजी के फील्ड में भी बहुत काम है सबका। बहुत सारी किताबें सर ने लिखी हैं, बहुत सारे पेपर लिखे हैं। आज सर हमारे बीच में है, हम सबका स्वागत करते हैं। और आज की जो क्लास है हम अपने विपिन सर को हैंड ओवर करते हैं और सर से आप सोशलॉजी के फील्ड में सर बात करेंगे। जितना भी आप आज ज्ञान लेना चाहते हैं समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में, और क्या सिचुएशन है, वो सब सर से आप पूछ सकते हैं। कहाँ रिसर्च की संभावना है, कहाँ क्या करें, सर सब आपको बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सर को सुने और उनसे जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं आप उनसे प्राप्त करने का प्रयास करें। ध्यान से सुने, मन से सुने, जरूर बहुत कुछ आपको आज अचीव होगा। वेलकम सर, स्वागत है आपका। सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल एक्टिविटीज़, हमारी संस्कृति क्या है। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हमारा रहन सहन का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हम धर्म संप्रदाय और सभी की बातें करते हैं, मूल्य की, धारणा की, विचारधारा की, इन सभी की हम बातें करते हैं। ये सभी इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम धर्म संप्रदाय, रहन सहन, जीवन शैली, ये सभी आती है सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत। और इसीलिए अभी तक तो कुछ नहीं, अब सांस्कृतिक मेले लगाए जाने लगे हैं। हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए मेले लगाते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ कैसे बचत हो, हम किस तरीके से अपने समाज को बचा सकें, इस पर हम लोग विचार करने लगे। तो सांस्कृतिक विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है और हम सभी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए सांस्कृतिक मेले लगाए जाने लगे हैं। हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी कल्चर क्या थी, उन सभी का कैसे संरक्षण किया जा सके, कैसे उसको बचाया जा सके, आज हम सभी लोग इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक व्यवस्था, अगर हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो तीसरी चीज़ व्यक्तित्व व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे अधिक आवश्यक है पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो। हमारा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व, एक छात्र का व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे अधिक आवश्यकता रखता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए उसका व्यक्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व के अंतर्गत भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व झुकना चाहिए, आदमी को नम्र होना चाहिए। नम्र कैसे होगा? आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत चीज़ें। हम समाज की जब भी बात करते हैं तो हम इस चीज़ को कहीं से भी भूल नहीं सकते कि वह व्यक्ति जो तना हुआ खड़ा है उसको टूटने में देर नहीं लगती। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अकड़ रखता है वह मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य होने के लिए झुकना जरूरी है। और आप भी देखें, जो भी वृक्ष अकड़ते हैं, तने हुए खड़े रहते हैं, वो मुलायम नहीं होते, वो जल्दी टूट के गिर जाते हैं। आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा, ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, जब हवा चलती बहुत तेज हिलता है, लेकिन वो हिलता है, उसको हिलने की उसके अंदर लचक है, वो अपनी चीज़ को चेंज कर लेता है, अपने को परिवर्तित करता है, तो वो नहीं टूट पाता। और वहीं पर एक ऐसा पेड़ खड़ा कर दे जिसमें हवा चलने पर वो बिल्कुल भी ना हिले, तो वो अपने आप टूट करके ज़मीन में आ जाता है।
हमारे व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणा वृत्ति, जिसको मोटिव कहते हैं, उसका झुकाव, उसका उत्तरदायित्व, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। हम जिन उत्तरदायित्वों की बात करते हैं, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, एक शिष्य के रूप में हमारे जो भी उत्तरदायित्व हैं, जब तक हमें इसका बोध नहीं होगा तब तक हम एक सफल राष्ट्र का, सफल समाज का निर्माण नहीं कर सकते। एक पिता के रूप में कि हमें अपने बेटे को क्या देना है, और एक पुत्र के रूप में कि हमें अपने पिता को क्या देना है, इसको भी हमें विचार करना पड़ेगा। माँ के लिए कि हमें अपनी माँ को क्या देना है, हमें बहन को क्या देना है, अब हमें अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी जो है ये व्यक्तित्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। व्यक्तित्व में अगर देखें, आपका रहने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका खड़े होने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, ये सभी एक व्यक्तित्व की निशानी है। आपका व्यक्तित्व कैसा है। एक व्यक्ति, उसका पैजामा छोटा है, कह रहे हैं उसको वो तो बहुत सीधा आदमी है, वो सीधा नहीं है, वो मूर्ख है। व्यक्तित्व आपको, आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका चलने का तरीका क्या है, इस पर विचार किया जाता है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, इसको बाद में देखा जाता है। तो सबसे पहले तो किसी भी जगह पर जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका व्यक्तित्व। अगर आपके व्यक्तित्व में थोड़ी भी कमी है तो निश्चित रूप से आप एक सफल नागरिक नहीं बन सकते, एक सफल समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोग अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हम लोग कोई व्यवस्था नहीं करते, कुछ भी नहीं करने का प्रयास करते। अगर हम देखें कि बहुत पहले जब हमारा देश किसी श्रेणी में नहीं रहा होगा, उस समय सामाजिक व्यवस्थाएं थी, और जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो उप सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। कैसे? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी पे कहा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब उसको थोड़ा सा चेंज हुआ और नव सामाजिक व्यवस्था पे लाए हम। नव सामाजिक व्यवस्था जो हमारी आई, उसमें धर्म, संस्कृति, इसका बहुत कम योगदान कर दिया गया। नव सामाजिक व्यवस्था में धर्म और संस्कृति को कम किया गया है, माइनस किया गया है, और वही देख रहे हैं संचार माध्यम तीव्र गति से विकसित होते जा रहे हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले अगर आप देखें तो मोबाइल युग नहीं था, मोबाइल की जगह टेलीफोन होता था। उससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो टेलीफोन भी नहीं होता था, केवल डाकिया होता था। और पहले चले जाएं तो गांव का एक व्यक्ति होता था जिसको पत्रवाहक का कार्य किया जाता था, वो आपके पत्र लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जाता था। और पहले चले जाएं तो कबूतर को भी इसका कार्य दिया गया, कबूतर के गले में बांध दिया गया और चिट्ठी दे आया जा करके, इस तरीके के कार्य हुए। लेकिन आज क्या है, आज हम तीव्र संचार माध्यम की ओर जा रहे हैं, और ये तीव्र संचार माध्यम की ही देन है कि हम आप अपने अपने घरों में बैठे हुए एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। अपने अपने घरों में, कहीं हम लोग बाहर नहीं गए हुए हैं। हम अपने अपने घरों में बैठे बैठे नागरिकों के क्रियाकलापों को प्रभावित कर पा रहे हैं, हम चेंज कर पा रहे हैं। हम जो तीव्र गति से चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर अपने को डिपेंडेंट बना रहे हैं। आज हम मोबाइल, इंटरनेट के युग में आ गए। अभी कुछ दिनों पहले हम रूबरू नहीं हो पाते थे। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और जो ये सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, इसी सामाजिक परिवर्तन से हमारी सांस्कृतिक विरासत का पतन होना चालू हो गया। हमारे यहाँ सांस्कृतिक विकास नहीं हो पा रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से छोटा सा भी बच्चा है तो वो क्या करता है, छोटा बच्चा भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई नहीं करता, वो उस पर सर्च करता है, उसके मन में जो विचार आते हैं उसको वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखा जाए इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम इसके सदुपयोग करेंगे तो शायद हमें सफलता मिलेगी।
अगर सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो हमें असफलता मिलेगी। हम ऐसे समाज की ओर चले जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व इतना खराब हो जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा जो वर्तमान समाज है, इस पे अगर देखें तो हमारे वर्तमान समाज में सामाजिक व्यवस्था व्याप्त है, और जो सामाजिक व्यवस्था है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न है, और ये 6 मूल सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। हम इन 6 बिंदुओं पर पूरा कार्य कर रहे हैं। 6 मूल सिद्धांत हमारे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, इसी पर आधारित है। और इन्हीं सिद्धांतों को हम लोगों ने समान नागरिक संहिता बना डाली, समान नागरिक अधिकार दे दिए गए, और जो नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है उसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है, नागरिक को अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोगों से आशा की जाती है कि वो भ्रातृत्व की भावना पे बने रहें। अगर भ्रातृत्व की भावना नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। भारत पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सभी को मालूम है। यहाँ पर किसी भी धर्म का कुछ भी नहीं है, जबकि अन्य देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। भारत ही ऐसा है जहाँ पर पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और भारत ने एक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ है, और जो अन्य देशों के समाजवाद से भिन्न है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की परिभावना परिलक्षित होती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। भारतीय संस्कृति केवल और केवल वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी हमारे हैं। हम एक बड़े समूह को लेकर के चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो नया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहला जिस बिंदु की मैं बात कर रहा था, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? हमारे देश के अंदर सभी व्यक्तियों को अपनी बात को कहने की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण आज़ादी दी गई है। और समानता के सिद्धांत पर ही ये कार्य कर रहा है। समानता का सिद्धांत क्या है कि हर व्यक्ति के समान कर्तव्य निश्चित है। उसको बता दिया गया है कि आपका कार्य क्या है, सभी को समान अधिकार प्राप्त किए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक भ्रातृत्व भावना की बात करते हैं। भ्रातृत्व की भावना में कि ये बताया गया है कि हम सभी भ्रातृत्व भावना से रहें, भाई बहन की भावना से रहें, भाई भाई की भावना से रहें, और उस भावना में प्रेम हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो एक दूसरे का। इस भावना के साथ हम कार्य करते रहते हैं। चौथी चीज़ है कि हमारे यहाँ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम समाज के बीच में जाते हैं तो हम जिन चीज़ों को कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आज हम उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं पर भी आप चले जाइए तो सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाता है, और जब नाम आप पूरा नाम नहीं बताते हैं तो उसके बाद पूछा जरूर जाता है कि पूरा नाम क्या है। मेरे सामने जैसे नाम दिख रहा है अलका दीक्षित, तो अब इनसे पूछा जाए नाम क्या है तो बोले मेरा नाम अलका है। अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला चूंकि वो धर्म जाति से ओतप्रोत है, उसके मन में धर्म और जाति घुसी हुई है, वो समाज को विकृत दिशा में ले जाना चाहता है। उसने तुरंत पूछा अपना पूरा नाम बताइए, और जब उसे पूरा नाम नहीं मिलता है तो फिर पूछना चालू करता है अपने पिता का नाम बताओ। अगर वहाँ से भी उसे अधूरा नाम ही मिला, चूँकि वो केवल सरनेम ढूंढ रहा है। आपका सरनेम क्या है, आपका उपनाम क्या है, आपके नाम के आगे टाइटल क्या लगा हुआ है, केवल वो टाइटल को ढूंढ रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये भ्रातृत्व की भावना से हम सभी को दूर कर रहे हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अलग अलग किया जा रहा है। जो नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। व्यवस्था आधारित है, लेकिन क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? हमारा समाज विकृत केवल इसीलिए हो रहा है कि हम धर्मनिरपेक्षता की वकालत तो करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पाए हैं। सर्वधर्म समभाव
सब जगह लिखा है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को हमें एक समान भाव से देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सर्वधर्म समभाव से नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम अलग अलग किए हुए हैं। और यही कारण है कि सर्वधर्म समभाव पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सभी व्यक्ति अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं और सभी को दूसरे के धर्म को अपनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई सम्मान करना चाहता है और ना ही उसको मानना चाहता। मानने की तो कोई बात ही नहीं है, मानने के लिए तो कोई किसी की बात नहीं मानता। आप समाज और धर्म की क्या करेंगे? इसी नव सामाजिक व्यवस्था में जो संविधान का 93 संशोधन हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। आज संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ गई। संविधान में संशोधन क्यों किया गया? हमारे समाज में संविधान में संशोधन क्यों हुआ? आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी शिक्षा की? जबकि शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसको ये देना ही होगा। और उसमें उन्हें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने की चर्चा की है। लेकिन आज क्यों 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्यों चर्चा की गई? 92 में उसका संशोधन हुआ, उसमें क्यों चर्चा की गई? लेकिन अगर हम अपने इतिहास के पन्नों पर पीछे जाते हैं, अगर हम पीछे पलट के देखते हैं, तो आपको बता दें कि भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा स्टेट भी था, एक ऐसी रियासत थी जहां पर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 1891 में की जा चुकी थी। हमारे देश की एक कोल्हापुर रियासत थी जिसके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम पड़ा हुआ है, छत्रपति साहू जी। आज हमारी विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है, जो 97 में चेंज हुआ है। पहले इसे कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। जब छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर इस विश्वविद्यालय को नामकरण हुआ, मैं इसका साक्षी रहा हूँ, मैं गवाह रहा हूँ, मेरे सामने ही ये सब कार्य हुआ है। तो उसी समय लोगों के मन में भावना आई कि ये व्यक्ति कौन था। मुझे भी लगा कि आखिरकार शिक्षा के क्षेत्र में ये साहू जी कौन है, कहाँ से आए। जानकारियाँ करने का प्रयास किया तो पता लगा कि महाराष्ट्र में एक रियासत हुआ करती थी कोल्हापुर, वो आज भी कोल्हापुर है, वहाँ पर आज भी महल है, सब कुछ है, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी भी है। जानकारियाँ की तो उस व्यक्ति ने 1891 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी। लेकिन उस व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। उस समय जो व्यवस्था की गई थी वो थोड़ी सी सख्त थी, आज की थोड़ी सी नरम है। आज क्या है? आज हमने कहा हम बैनर पोस्टर छापते हैं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हम देंगे, घर घर जाएंगे, स्कूल बुलाएंगे, ये सभी कुछ चल रहा है हमारे यहाँ। बच्चों को घर घर से लेके जाएंगे, एडमिशन दिलाएंगे। आज बच्चा घर घर उन स्कूलों में जाता है घर से जिन विद्यालयों में भोजन दिया जाता है। उसकी गरीबी है, उसके पास मजबूरी है तो विद्यालय जाता है, लेकिन क्या वो वास्तविकता में शिक्षा ग्रहण करता है? अगर यहीं पर हम जो छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी परिकल्पना यहाँ पर डाली थी, अपनी संकल्पना डाली थी, अगर उस चीज़ पर चर्चा करने लगें तो शायद वह शिक्षा व्यवस्था आज की शिक्षा व्यवस्था से 100 टाइम्स बेटर थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने स्टेट में एक नियम बनाया था। उनके यहाँ जो भी टीचर्स थे, मेजर स्टफोर्ड थे, उनके गुरु थे, उनका कार्य था कि पूरी उनकी रियासत में जो भी बच्चे पैदा होते ही उनका एक रजिस्टर बना हुआ था और उस रजिस्टर में उस बच्चे का नाम दर्ज हो जाता था, उसके गार्जियन का नाम दर्ज हो जाता था और उसकी आयु की गणना की जाती थी। और जैसे ही बच्चे की उम्र 6 वर्ष हो जाती थी, उसके अभिभावक को सूचना दी जाती थी कि आपके बच्चे की आयु 6 वर्ष हो गई है, कृपया कल से इसे विद्यालय भेज दें।
अगर कोई व्यक्ति सूचना देने के 1 माह के अंदर उस बच्चे का विद्यालय में एडमिशन नहीं कराता था तो 1 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से उस पर दंड लगाया जाता था। जब इस तरीके की बातें आती थी तब वहां पर शिक्षा बढ़ने लगी। आज क्या है? यहां पर भी वही स्थितियां होनी चाहिए। हम जब तक दंड की बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी सही से नहीं कर सकते। वहां पर दंड लगाया गया और दंड लगाया गया। दंड लगाने से क्या हुआ कि लोगों के मन में भय आया और लोगों ने अपने बच्चों को भेजना चालू किया। आज आप देखें, महाराष्ट्र हम सबसे ज़्यादा शिक्षित है। कोल्हापुर रियासत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शायद अशिक्षा वहाँ पर किसी भी परिवार में हो। हाँ, उसमें उन्होंने शिथिलता दी थी। बाद में शिथिलता किस प्रकार से दी थी? उन्होंने शिथिलता इस प्रकार से दी थी कि यदि कोई अभिभावक अपने खेतों में काम कराना चाहता अपने बच्चे से तो उसको अधिकतम 1 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी, और वो भी एप्लीकेशन के साथ कि फला दिन से फला दिन मेरे घर में कार्य है, मेरी खेती में कार्य है, इसको आप हमें छोड़ दीजिए, और वो वहाँ पर दे दिया जाता था। इस तरीके से इसको चेंज किया गया, इस व्यवस्था को बदला गया था वहाँ पर। आज हम 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और ये सब बातें कर रहे हैं। आज हम 100 साल बाद उसके बारे में सोच पा रहे हैं। सोचिए वह व्यक्ति कितना महान रहा होगा जिसने आज से 100 साल पहले इस तरीके की भावनाओं को ले आया था। उस व्यक्ति ने आज क्या है कि वर्तमान में समाज में सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव, विषमता, अक्षमता के कारण मुख्य धारा का हिस्सा बन चुके कहते हैं। ऐसा है नहीं। हमारे समाज में भेदभाव है, विषमता है, अक्षमता है, ये सभी कुछ है। कागजों में कहते हैं, कागज में सब कुछ लिखा है कि हम सभी मुख्य धारा का हिस्सा हैं, लेकिन हम मुख्य धारा का हिस्सा केवल नहीं बन पा रहे हैं। केवल इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हम भली प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षा का जब तक हम प्रचार प्रसार सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे तब तक मानव मात्र को हम शिक्षा की उपलब्धता, आयोजन को लेकर के जो भी कार्य करने हैं उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। शिक्षा की उपलब्धता होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति हमारी आ गई। आप सोचिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, नई शिक्षा नीति 1986 आई थी। उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को मूर्त रूप दिया उस समय प्रोफेसर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। 92 में उसमें संशोधन किए गए। 92 में संशोधन करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नीति हमारे यहाँ नहीं आई। आप सोचिए, घर में एक बर्तन भी रखा और बर्तन में ऐसे रखा रह दीजिए उसको 6 महीने तक, तो उसमें धूल चढ़ जाती है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। जब तक गंदगी नहीं हटेगी तब तक कोई सुधार नहीं हो पाता है, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। हमारे देश की, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो आप देख पाएंगे 28 वर्ष, अगर नरसिम्हा राव जी के समय से जिस समय उसमें संशोधन किया गया, 28 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई। और अगर 1986 से जोड़ ले तो लगभग 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति का पदार्पण हमारे देश में हुआ। गंदगी बढ़ गई थी। नई शिक्षा नीति लाना बहुत ज़रूरी था। कैसे चेंजेस होंगे, किस प्रकार से समानता के अवसर मिलेंगे, किस प्रकार से हम समान अवसर छात्रों को प्रदान कर पाएंगे, ये सभी चीज़ों का अभाव था जो नई शिक्षा नीति में लाने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति जिसको लाया गया, आपको बताएं कि ये नई शिक्षा नीति लाने पर ब्लॉक स्तर पर भी सर्वे किए गए और छोटे से छोटे स्तर पर सर्वे करके आज ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि नई शिक्षा नीति की हम बाद में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी हमारी, समानता पर आधारित थी, यहाँ पर समस्या आ गई। शैक्षिक अवसरों में समानता, हम कहते हैं शैक्षिक अवसरों में समानता, लेकिन क्या हम शैक्षिक अवसरों में समानता समाज के हर वर्ग को दे पा रहे हैं? आरटीआई कानून लाया गया। ये कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वह आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे बहुत बड़ा कॉलेज हो, वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर हो, चाहे आपका सुगर सिंह पब्लिक एकेडमी हो, चाहे तेले पब्लिक स्कूल हो, ये जितने भी कॉलेजेस हैं,
इन सब में 25% गरीब जनता को प्रवेश दिया जाए। इसका एक सर्कुलर पार जारी कर दिया गया, लेकिन आज भी उसका अमल नहीं किया जा रहा है। गरीब बच्चा उन्हीं विद्यालयों में पढ़ रहा है जो कि प्राथमिक विद्यालय है। हाँ, कमी यहाँ पर थोड़ी सी हमारी है, हमारे समाज की, हमारे शिक्षक साथियों की है। वास्तविकता ये है कि हम जिसको योग्य समझते हैं वो योग्य नहीं होता। मेरा नज़रिया अलग है, हो सकता है आपका अलग हो, आपका अलग हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन होता क्या है, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, जो जूनियर हाई स्कूल का टीचर है, सरकारी टीचर जिसको सरकारी टीचर कहते हैं, उसमें और पब्लिक स्कूल के टीचर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सरकारी स्कूल में कोई भी व्यक्ति जब सरकारी नौकरी की तरफ जाता है, टेट देता है, सुपर टेट देता है, ढेर सारे कंपटीशन फेस करता है और उसके बाद वहाँ पर जा पाता है। आप समझिए कितनी कठिन परीक्षा उसने दी होगी, तब वह अपने स्थान पर पहुँच पाता है। और वहीं पर ठीक उल्टा होता है। और ठीक उल्टा किस प्रकार से कि जो व्यक्ति कंपटीशन फेस नहीं कर पाया, उस कंपटीशन तक नहीं पहुंच पाया, उसको पब्लिक स्कूल में रख लिया गया और वो पढ़ा रहा है। हम ये मान चलते हैं कि वो ज़्यादा ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। वो ज्ञान का भंडार नहीं है, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल उसमें लगा हुआ है क्योंकि हमारी सरकारों ने कुछ कमियां रखी हुई हैं। अंत्योदय योजना, जानवरों को गिनो परियोजना, अनपढ़ लोगों को स्कूल लाओ परियोजना, खाना बना करके खिलाने की योजना, ये जितनी योजनाएं हमारे यहाँ बनी हुई हैं, यही सब समस्याएं हैं जो हमारे देश को गर्त में ले जा रही हैं। टीचर केवल इसमें लगा हुआ कि मिड डे मील बांटना है और मिड डे मील का हिसाब किताब लिखना है, कितने बच्चों ने भोजन किया, कितने को खिलाया, कितने ग्राम किसको देना है, केवल उसी में व्यस्त है। तो पढ़ाएगा क्या? ज्ञान का तो भंडार उसके पास है, लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं उसके ज्ञान के भंडार को कम कर रही हैं। और इसीलिए जिस सुदृढ़ समाज के निर्माण की हम चर्चा करते हैं, वो सुदृढ़ समाज का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर हैं उनके पास तो कार्य इतना अधिक है। अभी इलेक्शन आ रहा है, सबकी इलेक्शन ड्यूटी लगा दी जाएगी। 10 दिन के लिए इलेक्शन ड्यूटी करेंगे जाके, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। कोई भी किसी प्रकार की गवर्नमेंट की योजना आए, बोले सबसे सरल और सहज व्यक्ति शिक्षक होता है। समाज का सबसे निरीह प्राणी जिसको मैं बोलता हूँ वह शिक्षक होता है। और इस निरीह प्राणी को आप देखिए, समाज में शिक्षक को कोई काम दे दीजिए, बोल दीजिए जाओ कुत्ते बिल्ली गिन के आओ कितने हैं देश में, वो भी गिनेगा। आदमी कितने हैं वो भी गिनेगा। चाहे पस गणना कराओ, चाहे जनगणना कराओ, चाहे राशन बंटवाओ, सब काम शिक्षक आसानी से करता रहता है। वह अपने मूल कार्य से भटक गया, और मूल कार्य से भटकाने का श्रेय किसी का नहीं, केवल हमारे देश के शासन करने वाले सभी दलों का है। मैं किसी विशेष दल की चर्चा नहीं करता। मेरा तो केवल एक ही सुझाव है कि हम शिक्षकों को अगर सफल समाज का निर्माण कराना है, एक अच्छे सुदृढ़ सशक्त समाज का निर्माण कराना है, तो हम शिक्षकों को हमारा मौलिक कार्य करने दें। ऐसे किसी भी कार्य में हमें व्यस्त ना करें जिससे कि हम अपने मूल पथ से भटक जाएं। शिक्षक परेशान है, तो अगर हमें समाज का निर्माण करना है तो हमें शिक्षकों को मुक्त करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि हम सभी को शिक्षा के समान अवसर दे रहे हैं। समान अवसर दे कहाँ रहे हैं? समान अवसर तो हम तब देंगे जब हम शिक्षक उनको देंगे। शिक्षक को तो हम नौकरी देते हैं स्कूल में और कार्य कराते हैं सरकार का, पढ़ाने का कोई कार्य करना ही नहीं होता। और यही परिणाम है कि आज जो है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार सभी को समान अवसर की बात कर रही है। सरकार का कहना है कि जो समान अवसर हमारे यहाँ हैं, पहले छात्रवृत्ति आई, स्कॉलरशिप जिसको हम बोलते हैं। छात्रवृत्ति पहले अनुसूचित जाति को मिली, फिर अनुसूचित जनजाति को मिल गई, फिर अदर बैकवर्ड क्लास को दे दी गई, फिर सामान्य वर्ग को दे दी गई, फिर बोले EWS कोटा भी लगा दो। मतलब क्या है? हम फ्री में सब कुछ दे रहे हैं,
और फ्री में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं और जो भी चीज़ें हमें इस तरीके से दी जा रही है, हमें प्रलोभन दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या चाहिए, ऐसे विद्यालय बना देनी चाहिए जिसमें योग्य शिक्षक हों और वह पढ़ाएं। स्कॉलरशिप की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे फीस न ली जाए, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए और उच्च स्तर तक दी जाए। और उसमें भी एक कंपटीशन लगा दिया जाए कि बच्चों का कंपटीशन होगा, कंपटीशन जो फेस करके इतने आगे जाएंगे उनको हम फ्री ऑफ कास्ट देश के अच्छे संस्थानों में शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो शायद बहुत अच्छा हो पाएगा। समानता की बात कर रहे हैं और हम लोग समानता की बात करते हैं, लेकिन सब जगह हम असमानता की तरफ ही चले जाते हैं। जितनी अनुशंसाएं की जाती हैं उसकी तरफ हम देख ही नहीं पाते हैं। और यही चीज़ देख लीजिए कि आज हम देखें तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पा रहा है। बल दे रहे हैं, कागज़ पे लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको हम फैक्ट पे नहीं ला पा रहे हैं। आज की स्थिति क्या है कि जो हमारा समाज है उसमें छात्र परिषद का गठन, शिक्षक परिषद का गठन, केवल गठन होता है, कार्य कुछ नहीं होता। आप छात्र परिषद का गठन कर दीजिए तो क्या होगा, छात्रों का एक ग्रुप बन गया, छात्रों की एक राजनीति चालू हो गई, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। शिक्षक संगठन बन गए, जितने भी शिक्षक संगठन बन गए, जो नेता होते हैं वो क्या है, पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो ऑफिसों में टहलते रहते हैं। और एक विडंबना देखिए हमारे देश की कि सम्मान वह व्यक्ति पाता है जो काम नहीं करता, और जो काम करता है उसको सम्मान नहीं मिलता। लेकिन इसी का दूसरा रूप भी है, छात्रों के बीच में शिक्षक को सम्मान मिलता है और जो वो सम्मान मिलता है वही असली सम्मान है। अगर ये सम्मान आपको मिलने लगा तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि एक अच्छे शिक्षक आप हो गए। और जिस दिन हम सब अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे उसी दिन हमारा समाज एक सशक्त समाज बन जाएगा। हमें जाति धर्म इन सभी से ऊपर होकर के चर्चा करनी पड़ेगी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है अस्पृश्यता। जो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बीमारी है हमारे बीच में, ये हमारे समाज को गर्त की तरफ ले जा रही है। हमारा समाज दिशाहीन हो रहा है। पहले समय में क्या होता था, बोले वो अनुसूचित जाति का है, वो अनुसूचित जनजाति का है, वो पिछड़े वर्ग का है, बोले फला साहब जा रहे हैं और वो अगर गली से जा रहे हैं तो वो उस समाज का व्यक्ति, एक निश्चित समाज का है, तो उसे उठ के खड़ा होना है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। यही समस्या थी जो हमारे देश को गर्त की ओर ले जा रही है। मैं कहता हूँ एक छोटा सा कार्य करके देखें, हम और आप मिल करके। हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते, हमारे पूर्वजों के कल्चर में है कि वो एक्स पर्सन जाएगा तो वाई को खड़ा होना ही है। लेकिन हम आप तो मिलकर के एक कार्य कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो अगर हमसे उम्र में बड़ा है, इस पर अगर हम ले आवें, हमसे उम्र में बड़ा है, हमसे योग्य है, तो हम उसका सम्मान करें। और जिस दिन हम ये सब करेंगे उस दिन देश से, समाज से छुआछूत भाग जाएगा। जो अनटचेबिलिटी की कंडीशन हमारे बीच में आती है ये तभी भाग सकती है, और ये हमें भगाना है अगर हमें एक सशक्त समाज का निर्माण करना है। और मैं ये मानता हूँ कि हम जितने लोग हैं यहाँ पर इस समय ग्रुप में, मुझे लगता है 43 लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम लोगों ने एक संकल्प कर लिया आज से कि हम लोग अपने मन में छुआछूत की भावना को नहीं लाएंगे, तो शायद हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और इसको अगर हम देखा जाए तो हम इसको दूसरे शब्दों में पितृदोष भी कहते हैं। अगर व्याख्या मैं करूं तो मैं इसे पितृदोष की तरफ भी ले जाता हूं कि हमें पिता से संस्कार में मिला हुआ है, हमें ऐसे संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। हमें वो संस्कार लेने हैं जो हमें अडॉप्ट करने हैं, अपने अंदर लाने हैं। जैसे
एक संस्कार आपने देखा होगा, 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है, लेकिन मृत्यु भोज की कहीं पर भी किसी भी संस्कार में व्याख्या नहीं है। अगर किसी के पास व्याख्या हो तो मुझे दिखा सकता है। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, वेदों का भी अध्ययन किया है, कहीं पर भी उन संस्कारों की बात नहीं आती। 16 तक तो मैंने गिने हैं, ये 17वां संस्कार कौन सा आ जाता है आज तक नहीं जान पाया। उसके बाद मृत्यु भोज की बात आती है। उसके बाद हमको और आपको, समाज को दिग्भ्रमित किया जाता है, दिशा बदली जाती है और बोला जाता है घर पर श्राद्ध करा लो, अपने पुरखों की श्राद्ध करा लो। और उसमें एक विशेष चीज कही जाती है। विशेष चीज क्या होती है कि जो आप अपने पिता को, अपनी माँ को, जिसके लिए आप अपनी श्राद्ध करने जा रहे हैं, जो आप यहाँ पर रखोगे उसको हम आपके पिता तक पहुँचा देंगे, उसको हम वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैंने तो एक बार कहा कि भाई अगर आप पहुँचा सकते हो तो मैं एक मोबाइल दिए दे रहा हूँ, उसका रिचार्ज मैं यहाँ से करा दूंगा, तुम पहुँचा दिया करो, मैं अपने पिता से बात कर लिया करूँ। अगर ये कर सकते हो तो इस तरीके के कार्य करो। ये समाज की बुराई है, ये समाज की कुरीतियाँ हैं। इन कुरीतियों का अंत करेंगे तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो 1955 में अस्पृश्यता कानून आया था, उससे अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, इसीलिए समाप्त किया गया था। आज भी देखें कि भारत देश के अंदर अस्पृश्यता जो है, समाज की कुरीति आज भी बनी हुई है, आज भी हम इसे दूर नहीं कर पा रहे। अस्पृश्यता किसकी भी हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, और पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, ये भी तो अस्पृश्यता ही है। हमें पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, छूने ना दिया जाए, क्या है? अस्पृश्यता ही है। आप मनुस्मृति का अध्ययन कर लीजिए, मनुस्मृति में भी इसी तरीके की व्याख्याएं की गई हैं। एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम इसकी व्याख्या करते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम व्याख्या कर रहे हैं ढोल। ढोल मतलब जिसको पीटा जाता है, बजाया जाता है, जिससे आवाज आती है। दूसरा गंवार, वह व्यक्ति जो गंवार है। और तीसरा नाम हमने दिया शूद्र, मतलब हरिजन जिसको हमने कहा। और पशु जानवर, और नारी। और नारी आप व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 लोग थे। और सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी ताड़ने के अधिकारी मतलब इनको पीटा जाना चाहिए, जो व्याख्या लोग करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी व्याख्या अलग है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, मतलब ढोल एक आइटम हो गया। दूसरी चीज गंवार शूद्र, वह शूद्र जो गंवार हो, ज्ञानी नहीं। और हर व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे टाइटल कोई भी लगा हो, लेकिन दिन में एक बार हम शूद्र अवश्य हो जाते हैं। ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, वह नारी जो पशुतापूर्ण व्यवहार करे। आपने पहले की व्याख्या में देखा होगा 5 चीजें थी, मेरे हिसाब से 5 नहीं है। ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, जो वह नारी जो पशुतापूर्ण व्यवहार करे, ये 3 ही चीजें थी। और सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ने को आप देखें, ताड़ना का मतलब 2 अर्थ होते हैं हिंदी में। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ताड़ने का मतलब पीटने से कहीं नहीं है। ताड़ना का मतलब कहते हैं वो देखो उसको ताड़ रहा है, हम लोग अपनी भाषाओं में कभी कहते हैं तो ताड़ रहा है, मतलब उसे देख रहा है। मतलब इनको हमें इन पर निगाह रखनी चाहिए कि कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चले जाए। और हमने व्याख्या इसकी दूसरी कर दी, निरर्थक व्याख्या कर डालते हैं। और इसी निरर्थक व्याख्या के कारण हमारा समाज भ्रमित हो रहा है। हमें व्याख्या वो करनी है, उसका वह अर्थ निकालना है जो कि सही है। और हम लोगों ने कहा, लोगों को कहना है तुलसीदास ने रामचरितमानस में गलत लिख दिया। उन्होंने गलत नहीं लिखा, लेकिन अंतर क्या है? नजरिए का अंतर है।
हमारा नज़रिया क्या था, हम किस नज़र से उसको देख रहे थे, समस्या यहीं पर थी और उस नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। आज हम लोग अपना नज़रिया बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहीं पर एक जगह और व्याख्या की गई है रामचरितमानस में ही, पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना, नहीं शूद्र ही गुण सकल प्रवीणा। पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना। अब आप देखिए यहां पर व्याख्या की गई है विप्र की, और विप्र क्या है? विप्र की ये प्रवीण कुमार जी का कहना है कि उस समय की व्यवस्था का आज भी कुछ अंश बाकी है जो समाज में अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मैं मानता हूं इसको, लेकिन इस समाज में जो अंश दिखाई दे रहा है इसको समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। हम आप अगर नहीं खत्म कर पाएंगे तो ये समाज दिशाहीन हो जाएगा। विप्र शब्द क्या था? विप्र उस समय एक डिग्री होती थी, और आपको बता दें विश्वामित्र क्षत्रिय थे और विश्वामित्र को विप्र की डिग्री दी गई थी। विप्र फिरई हम खोजत ते ही शब्द लिखा हुआ है, मानस में ही लिखा हुआ है। तो विप्र विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन उनको ये उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। तो उस समय की व्यवस्था में जो ज्ञानी था वही विप्र था। तो वहीं पर लिखा है पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना, नहीं शूद्र ही गुण सकल प्रवीणा। हम इसकी व्याख्या करते हैं पूजा ही विप्र। यहां विप्र को हम एक जाति विशेष से जोड़ देते हैं, जबकि विप्र कोई डिग्री थी, जाति थी ही नहीं। पूजा ही विप्र ज्ञान गुणहीना, वह विप्र जो ज्ञान गुण से हीन हो उसे हमें पूजा करनी चाहिए। और नहीं शूद्र ही गुण सकल प्रवीणा, वह शूद्र जिसके पास सभी गुण हो, वो ओतप्रोत हो अपने पास, उसके पास ज्ञान का भंडार हो, लेकिन हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यही देश को नष्ट कर रहा है, यही हमारे समाज को गलत दिशा दे रहा है। लेकिन तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा था। हम अगर देखें तो विप्र क्षत्रिय थे, उनको डिग्री दी गई। जब डिग्री दी गई तो यही कहा गया कि जिसके पास डिग्री है उसकी बात कर। और शूद्र की हम बार बार व्याख्या आपको कर रहे हैं कि हम आप कोई भी व्यक्ति दिन में एक बार शूद्र होता है। आप यजुर्वेद उठावें, यजुर्वेद में 367 पेज की 9वीं लाइन पे लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो त्रिकाल संध्या करता है वह ब्राह्मण है। कहीं लिखा है ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण है। आज मैं कहता हूं कि समाज के अंदर जो एक वर्ग विशेष है जो समाज को दिशाहीन करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो लोग हैं वो व्याख्या करें, अपने ज्ञान की व्याख्या करें, दिशाहीन करने की व्याख्या ना करें। कर्म आधारित समाज होना चाहिए। आज हम जो कार्य कर रहे हैं, आज मैं बैठा पढ़ा रहा हूं आपको, तो मुझसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। आप पढ़ लिख करके आप आगे जाएंगे, आप किसी जाति धर्म के हो, आप ब्राह्मण हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी से मेरी ऊंची आवाज में बात हो जाती है तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं हो सकता। हम लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय करने पर जब हम बैठ जाते हैं, दुकान पर बैठ जाते हैं, तो हमसे बड़ा बनिया कोई नहीं है, हमसे बड़ा वैश्य कोई नहीं है। और जिस शूद्र की हम बात करते हैं तो दिन में एक बार जिस समय हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं उस समय हमसे बड़ा शूद्र कोई नहीं है। तो हम तो चारों चीजें लेके चल रहे हैं। कहां से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ गया? इसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को हमें समाप्त करना होगा। इसको समाप्त जब हम कर पाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। देश को हमें आगे ले जाना है। अब हम लोग ढेरों नियम बना रहे हैं, धाराएं हो रही हैं, धाराएं बनाई जा रही हैं, संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, खूब संशोधन हो रहे हैं। धारा 331 बना दी गई, लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा, अनुसूचित जाति को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, कोई मतलब नहीं। धारा 332 बनी हुई है। धारा 332 में प्रत्येक राज्य में विधानसभा में जो भी सीटें होंगी उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण होगा, आज भी जारी है। इसकी आवश्यकता ही क्या है? जब हम सब एक हैं, हमारा समाज एक है,
हमारी सबकी जाति एक है, तो फिर हम अलग कहाँ हैं? अनुसूचित जात, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये है क्या? ये केवल समाज को नष्ट करने का एक रास्ता है। और इन्हीं रास्ते पर हमारे मनोभावों को, हमारे मन में जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को बर्बाद करके हमारे ऊपर राजनैतिक दल राज कर रहे हैं। हमें डिवाइड एंड रूल के साथ हमें अलग किए हुए हैं और बिल्कुल तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पिछड़े समाज के विकास की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनी, वहाँ पर वोटों की राजनीति चालू हो गई। जैसे ही इलेक्शन हुआ, वोट की राजनीति चालू हो गई। वोट की राजनीति में पिछड़े वर्ग के लिए भी भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद 15 में आपने पढ़ा होगा कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है कि राज्य के अधीन नौकरियां जो हैं उनमें समान अवसर, सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, अधिक पूर्णता देने की बात कर रहे हैं, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 23 में जाते हैं तो बेगार और इसी प्रकार से जबरदस्ती लिया गया श्रम ये निषिद्ध ठहराया गया है, इसको दंडनीय अपराध माना गया है। जब हम बार बार हर अनुच्छेद में देख रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये जाति धर्म बना करके भेदभाव तो हमने आपने ही बनाया है ना। इस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के नाम पर 29 जनवरी 1953 को पहला आयोग राष्ट्रपति के आदेशानुसार गठित किया गया था और जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर जी थे। और उन्होंने इसको प्रभावी बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम रख दिया था। इस व्यवस्था में अस्पृश्यता पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई थी और इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। और उसी समय शिक्षा आयोग बनाया गया था 1964 से 66 के बीच में, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना गया था। और उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। और उसमें भी जो उस समय थे श्री उन्नी कृष्णन ढेबर जी ने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उनकी सिफारिशों को इस पर लागू किया गया था। आप सोचिए उस समय कितनी विचार रहे होंगे कि हमें समाज को बराबर करना है। आज जब हमारा समाज बराबर की स्थिति में आ रहा है तो हम लोग उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का शिथिलीकरण कैसे किया जाएगा? सदियों से हम जान रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे, हमारे अग्रज रहे, उन सभी ने केवल और केवल दमनपूर्ण नीतियों का प्रयोग किया है। संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया है, जाति के आधार पर बंटवारा किया है, धर्म के आधार पर बंटवारा किया है। जो सामाजिक नियम है, जो सदैव शासक वर्ग रहा है, शासक वर्ग को अगर हम देखें तो शासक वर्ग जो है वो उच्च जाति का ही माना जाता था। उसने अपने प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए केवल दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया और उसमें ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि जिसके कारण नियंत्रण करने में समस्याएं आने लगी। जैसे हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये सब क्या है? विभिन्न जातियों व धर्मों के स्त्री पुरुषों के विवाह को सामाजिक मान्यता, कानूनी मान्यता। कानूनी मान्यता तो हमें मिल गई, लेकिन सामाजिक मान्यता आज भी नहीं मिल पा रही। और यही कारण है, आज मैंने आपको चर्चा करने से पहले आपको जो की थी कि एक फ्रांस हमारा देश है जिसकी 7 करोड़ आबादी है और वो राफेल बना करके उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और हमारा देश जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर है और वो मंदिर मस्जिद बना करके इसे विकास बता रहा है। मंदिर मस्जिद विकास नहीं करेंगे, जाति धर्म ये विकास नहीं करेंगे। विकास तब होगा, समाज का निर्माण तब होगा जब हम अपने मन से इन सभी चीज़ों को, जातियों को हटा देंगे, धर्म को हटा देंगे, संप्रदाय को हटा देंगे। जिस दिन हम इन सभी की चर्चा करना खत्म कर देंगे, उसी दिन हमारा जो है एक सफल राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हमारे बीच में आ जाती हैं जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख होता है। वो क्या है, एक आयु भी आ जाती है, आयु भी आड़े हाथ आती है, लिंग भी आता है, धन भी आता है। जो धन हमारे बीच में आ जाता है, धन भी हमारे लिए एक समस्या करता है। धन हमारे पास ज़्यादा है तो हम उस तरीके से अपने को बदलने लगते हैं, और जब हमारे पास धन आ गया तो हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ये सब चीज़ों को हमें अपने पास से हटाना होगा। हमें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात करनी होगी, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में बात करनी होगी। फंडामेंटल राइट्स मैंने पहले भी आपको 6 बताए: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, और इनमें जो आदर्श दिए गए हैं अगर इनका अनुपालन हम बराबर करते रहें तो मुझे लगता है कि हम लोग एक सफल राष्ट्र का निर्माण करेंगे, सफल समाज का निर्माण करेंगे, और इसको हम आगे ले जाएंगे। इसके बाद हम लोग मेन जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम इन सभी को हम एक कर लें, किसी भी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट कर लें, तो शायद हमारा देश नवीन सामाजिक व्यवस्था से आगे चला जाएगा। हमें समाज को चेंज करना होगा, समाज को बदलना होगा, इस पर हमें अपना कार्य करना होगा।